मथुरा के पेड़े भी हैं, आगरा का पेठा भी है और लड्डू सबका फेवरेट। खाने का मन भी बहुत है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि खाऊं या नहीं खाऊं, क्योंकि लड्डुओं से तो अब डर लगता है। अगर खाऊं पेड़ा तो क्या पता पेड़ा समझ के मैं क्या खा रही हूं, मुझे नहीं पता। पेठा भी खाऊं जो आगरा का बहुत फेमस है, पर यह नहीं पता कि इसके अंदर क्या कुछ मिला हुआ है। क्या यह पेठा शुद्ध है भी? और लड्डू का तो ताजा उदाहरण है कि जब भगवान को लड्डू में मिलावट करके भोग लगाया जा रहा है, तो हमारे लिए तो जाहिर तौर पे लड्डू शुद्ध नहीं है। इसलिए अब लड्डुओं से डर लगता है। और आप देख रहे हैं कि ये डर सिर्फ मेरा नहीं, ये डर आपका भी है। हम आजकल इसी डर में जी रहे हैं, और सिर्फ मिठाइयों की बात नहीं है। ये डर सब्जियों के लिए है, मसालों के लिए है, दूध के लिए है, पनीर के लिए है। ये डर हर वो चीज है जो खाद्य पदार्थ है, यहां तक कि दवाइयां। कब हमारी आस्था कहां चली जा रही है, ये हमें पता ही नहीं। कब कहां कौन हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस बात का अंदाजा हमें है ही नहीं। पता नहीं कब हम क्या खाएं और ना जाने हमारे शरीर में क्या पहुंच जाए। जरा सोचिए, रोजाना करीब 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु तिरुपति मंदिर जाते हैं। हर दिन ये श्रद्धालु लाखों रुपए के लड्डू खरीदते हैं, और इस विश्वास के साथ कि भगवान वेंकटेश का ये प्रसाद उनकी जिंदगी के हर कष्ट को हर लेगा। और ये भरोसा इतना गहरा होता है कि जो लोग सशरीर यानी कि खुद मंदिर नहीं जा पाते, वो अपने जानने वाले रिश्तेदारों से कहते हैं कि भाई जा रहे हो तो प्रसाद जरूर लाना। किसी को लड्डू स्वादिष्ट लगता है, किसी को लगता है कि ये प्रसाद अगर मैं खा लूं या मेरा कोई रिश्तेदार खा ले तो शायद उसका कैंसर खत्म हो जाए। मेरे लिए भी प्रसाद जरूर लाना। ये बात आपने, मैंने और हमारे जानने वाले लोगों ने अक्सर सुनी होगी। ये भगवान के भोग पर उनका भरोसा है, ये उनका विश्वास है। और कहते हैं ना कि विश्वास टूट जाए तो दुनिया डिग जाएगी। तो आजकल मेरी दुनिया भी डिगी हुई है, और शायद आपकी भी। तिरुपति मंदिर के प्रसादम में चर्बी और फैट मिलने के बाद अब ये समझ पाना बेहद मुश्किल है कि कौन सा प्रसाद शुद्ध है, कौन सा नहीं, या क्या सारे ही प्रसाद में कुछ ना कुछ मिलावट है। लेकिन सियासत ने लड्डू पर मेरी आस्था और मेरे भरोसे को भी वेज नॉन वेज पॉलिटिक्स में बदल दिया है। देवी देवताओं का अपमान, केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है। सुन रहे हैं आप, लफ्जों में जो तलखी है, ये तमाम बातें, तमाम बयानबाजी और राजनीति। वो कहने के लिए तो भगवान के प्रसाद के लिए है, लेकिन मेरे लिए तो ये जैसे हर तरफ से ठगे जाने वाला मामला। जो बयान दे रहे हैं उनके लिए सियासत हो सकती है, वोट बैंक की राजनीति भी, या सामने वाले को नीचा दिखाना, पर मेरे और आपके लिए केवल ठगे जाने जैसा मामला है। हर ओर से छले जाने का दर्द। आप पूछेंगे कि कैसे, तो मेरा जवाब बेहद सीधा है, क्योंकि मेरे लिए ये मिलावट भर नहीं है। मेरे लिए ये मेरी आस्था का मजाक है, ये मेरी सेहत से खिलवाड़ है, यानी मेरी जिंदगी से खिलवाड़ है। और इसीलिए मेरे पास सवाल सबके लिए, सरकारों के लिए भी, जिम्मेदार एजेंसियों से भी, और मंदिरों के बोर्ड के अधिकारियों से। और इन सवालों को आप यूं ही मत जाने दीजिए, क्योंकि ये सवाल आपके मन में भी होने चाहिए। इसे आप भी पूछिए, और बार बार पूछिए, जब तक कि आपको ये बात ना समझ आ जाए
कि अब जो मैं खाऊंगी वो मेरी सेहत के लिए एकदम सही है, क्योंकि आज शायद ही कोई ऐसी चीज है जिसकी शुद्धता की गारंटी पर हम भरोसा कर सकें। भारत की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी CDSCO की ये एक रिपोर्ट आई और जिसमें क्वालिटी टेस्ट में कई कंपनियों की दवाइयां फेल हो गई। इन दवाओं में डायबिटीज, हाई बीपी, एसिडिटी, एलर्जी और बुखार की दवाइयां हैं। अक्सर बुखार होता है या कुछ भी होता है शरीर में, हम पैरासीटामोल उठाते हैं और खा लेते हैं और ये सोचते हैं कि अब मैं ठीक हूं। उस पैरासीटामोल में भी मिलावट है और बड़ी बात यह है कि इसमें से कई का तो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, पैरासीटामोल तो हमारे डे टू डे यूज का एक दवाई है। लैब टेस्ट में जो दवाएं फेल हुई हैं उनमें से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन टेलमिसार्टन और टाइप 2 डायबिटीज की दवा ग्लिमपिराइड शामिल है। हाई बीपी और डायबिटीज की मरीजों के इस्तेमाल में आने वाली मेसर्स मेस्काट हेल्थ, ये सीरीज प्राइवेट लिमिटेड की ग्लिमपिराइड, शायद मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूं, और स्विस गार्नियर लाइफ साइंसेज की टेलमिसार्टन, ये तमाम वो दवाइयां हैं जिसमें मिलावट पाई गई। लैब टेस्ट में बुखार की दवा पैरासीटामोल 500 mg को भी फेल बता दिया गया है। बेशक इन बीमारियों की सभी दवाएं फेल नहीं हुई हैं, ये बात अलग है, सिर्फ कुछ कंपनियों की दवाइयां ही फेल हुई हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करने वाले लोग तो ठगे ही गए हैं ना। अभी कुछ दिनों पहले मसालों को लेकर भी इसी तरह की बात आई। मसालों के कई ब्रांड्स पर विदेशों में सवाल उठे और फिर उसके बाद भारत में भी वो कटघरे में खड़े हो गए। लेकिन उससे पहले भारत के मसालों का जिक्र दुनिया भर में होता था और आज हम जो मसालों का इस्तेमाल करते हैं या पिछले कुछ दशकों से कर रहे हैं, इस विश्वास से कि ये मसाले हमारे खाने में पड़ते हैं तो हमारी पाचन प्रक्रिया को सुधार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे ही वो मसाले हमारे खाने में पड़ रहे हैं वो और उसकी मिलावट को बढ़ा देते हैं। मिलावट का आलम तो ये है कि अनाज और खाने के तेल में भी शुद्धता मिल जाए, इसके लिए हम हर दिन नए नए जतन कर रहे हैं, नए नए ब्रांड्स ढूंढते रहते हैं। और मिठाइयाँ, बस उसके लिए तो पूछिए ही मत। और फिर त्योहारों का सीजन है, हम जहाँ खड़े हैं, आने दशहरा आने वाला है, नवरात्र आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो आप ये बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा कि अगर आप किसी बड़े से बड़ी 5 स्टार दुकान से भी, हाई फाई दुकान से, नामी ग्रामी दुकान से मिठाइयाँ ले रहे हैं, मावा खरीद रहे हैं, घर पे बना भी रहे हैं मावा लाकर, तो वो मावे में शुद्धता होगी। क्योंकि पुराना हिसाब आपको पता है, त्योहारों में तो नकली मिठाइयाँ, नकली मावा, नकली मेवा, नकली घी, नकली तेल, ये सब पड़ता ही है। और वही मिठाइयाँ हम लक्ष्मी जी को, भगवान को पूजा में भोग लगाते हैं, तो त्योहार में तो बाढ़ आ जाती है। मतलब कि गुणवत्ता के लिहाज से दवाई भी कटघरे में, खाने का सामान भी कटघरे में, अनाज भी, सब्जियां भी, मसाले भी, यहाँ तक कि दूध, पनीर से लेकर सब कुछ जो हम रोज अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं, पिलाना चाहते हैं, और दूध से दही बनता है, यानी कि सब कुछ जो भी आप सुबह उठ के सोचते हैं और रात तक ये सोचते हैं खाएंगे तो हम सेहतमंद होंगे, सब कुछ कटघरे में है, सब कुछ मिलावटी है। और मिठाइयाँ तो पहले से थी। तो अब सवाल है कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि हवा भी साफ नहीं है और हवा नहीं है तो जाहिर तौर पे पानी भी प्रदूषित है। प्रदूषण की वजह से हवा दूषित, खाने का सामान मिलावटी और यहाँ तक कि इलाज की दवाएं भी अप टू द मार्क नहीं है। और इसीलिए आज मेरा सवाल है कि आखिर वो एजेंसियां कर क्या रही हैं जिन पर इसकी जिम्मेदारी है। हम बाजार से, आपको याद होगा कि बाजार से आप जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लाते हैं तो सबसे पहले डब्बा पलट के देखते हैं और कहते हैं कि इसमें ISI का मार्क है। अगर ISI का मार्क ढूंढ लिया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम जबरदस्त है, 5 साल 10 साल चल जाएगा और हम उसे खरीद लेते हैं। ISI मार्क एक प्रोडक्ट की गुणवत्ता के लिए दिए जाने वाला सर्टिफिकेट होता है जो हमको संतुष्टि देता है और जिस विश्वास पर उस मार्क के हम उसे घर ले आते हैं और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन
जो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, साल 1987 में ये नाम बदलकर, जो आईएसआई का मैं जिक्र कर रही हूं, उसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS कर दिया गया था। लेकिन विश्वास, साइकोलॉजिकल विश्वास हमें इस मार्क ISI पे था, तो चिन्ह ISI को जारी रखा गया। इसी तरह पूरे देश में, हमें अभी इलेक्ट्रॉनिक की बात करी, पूरे देश में फूड यानी खाद्य की सुरक्षा को लेकर भी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई है, जिसका नाम दिया गया है फसाई, FSSAI, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में मतलब होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अब आप इसकी जिम्मेदारियां भी जान लीजिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन या व्यक्ति या सोच को ढूंढ रहे हैं। इसकी जिम्मेदारियां क्या है? फूड लाइसेंस प्रदान करना, फूड के स्टैंडर्ड्स को टेस्ट करना, नियमित रूप से ऑडिट करना, यानी फूड प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर कंपनी की सही ढंग से जांच करना, और यह पता करना कि वह सारे स्टैंडर्ड्स का पालन भी कर रहे हैं या नहीं। फूड सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जागरूकता फैलाना, और इतना ही नहीं, फसाई यानी FSSAI पर ऐसे नियम और दिशा निर्देश को बनाने का भी जिम्मा है जो फूड हाइजीन मेंटेन कर सके। इन्हें सरकारों को यह भी बताना है कि आने वाले दिनों में खाने की सुरक्षा से जुड़ी कोई समस्या तो नहीं आने वाली। यानी कि साधारण शब्दों में कहूं तो फसाई का सीधा मतलब है आम आदमी का भरोसा। फसाई का सीधा मतलब है कि मिलावटखोरों की खैर नहीं, और इसी भरोसे के साथ हम खाने पीने की चीजें भी फसाई का मार्क उस पर ढूंढते हैं और इत्मीनान कर लेते हैं कि अगर फसाई का मार्क है, जैसे ISI का जिक्र कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स पे, अगर खाने की चीजों पे FSSAI लिखा है, यानी कि हम इत्मीनान से इसे खा सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, ये खाद्य पदार्थ एकदम सुरक्षित है, साफ है, हमारे लिए सही है। पर क्या तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डुओं में ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल यह है कि फिर इसमें मान्यता कैसे मिली? इस मामले में आंध्र प्रदेश की सरकार ने तमिलनाडु की जिस डेयरी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके उसके घी की खराब क्वालिटी को लेकर सवाल उठाया था, वो कंपनी फसाई से सर्टिफाइड थी और इस कंपनी को अब कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल है कि जो कंपनी 320 रुपए 1 किलो घी तिरुपति मंदिर को बेच रही थी, उस कंपनी को फसाई की मान्यता मिली कैसे? इस कंपनी का नाम है AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड। अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उस घी की तस्वीरें देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल तिरुपति के लड्डुओं में भी हो रहा। घी के इस डब्बे की एक और लिखा है प्योर एंड फ्रेश। फिर अब आप इस हरे रंग के टिक मार्क को देखिए और नीचे लिखा है गारंटीड। मतलब कंपनी का दावा है कि ये घी पूरी तरीके से प्योर, सुरक्षित, साफ और इस्तेमाल के योग्य है। अब सोचिए कि इसके साथ अगर फसाई भी इसे सर्टिफाइड कर दे तो किसी को इस पर शक नहीं हो सकता, और ऐसा हुआ है तिरुपति में। हमारी आस्था, हमारा विश्वास और हमारी सेहत, सब कुछ एक साथ दांव पर लगा दी गई। हिंदू धर्म और वेदों में घी को तरल सोना माना गया है और इसका स्थान पंचगव्य में भी है। ये बात इसलिए बता रही हूं कि ये सेंटिमेंट से जुड़ी बात है। पंचगव्य गाय से प्राप्त होने वाले वो 5 उत्पाद हैं जिनमें दूध, दही, गौमूत्र, गोबर के अलावा घी आता है। घी की मान्यता को समझिए। अलग अलग धार्मिक ग्रंथों से इस बात का उल्लेख मिलता है कि हवन की सामग्री प्रसाद का रूप होती है और जिसे अग्नि के माध्यम से हम भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है, भोग लगाया जाता है। मंदिरों में भोग से लेकर प्रसाद और हवन के लिए भी
शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस घी को शुद्ध मानकर लोग भगवान की पूजा करते हैं, अब उसी घी में मिलावट हो रही है। ये कितना बड़ा विश्वासघात है। एक माँ पूरे दिन में अगर अपने बच्चे को 2 चम्मच घी खिला दे, चाहे फिर वो दाल में चाहे रोटी में चुपड़ के, तो माँ ये सोचती है कि उसका बेटा, उसका बच्चा, उसकी बच्ची, उसके घर के लोग अब स्वस्थ हैं। घी खा लिया यानी हड्डियां मजबूत, यानी दिमाग तेज। ये एक बड़ा विश्वासघात है। लेकिन इस विश्वासघात का दूसरा पहलू ये है कि ये सब कुछ हो रहा है हमारी सेहत और हमारी जान की कीमत पर। अब आपको एक और बात बता दूं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की स्टडी में यह खुलासा हुआ कि भारत में हर साल हरी सब्जी और फसलों के लिए किसान 4000 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा कीटनाशक, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता है, और जिनके कारण कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। जाहिर तौर पर अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की जिसमें भारत के 17 शहरों से खाने पीने की चीजों के कई सैंपल्स लिए गए और जांच में पाया गया कि 14% सैंपल में खतरनाक मात्रा में मेटल और ऐसी चीजें मिली हुई थी जिन पर कई देशों में प्रतिबंध, रोक लगाई गई थी। खुद भारत सरकार कहती है कि वर्ष 2022 में जब उसने 1,72,000 सैंपल्स की जांच की तो इनमें से 44,000 से ज्यादा सैंपल्स में मिलावट की पुष्टि हुई थी। कई बार आंकड़े बताने जरूरी हो जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में मिठाइयों का सालाना कारोबार 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। दिवाली पर दूसरे किसी भी त्योहार के मुकाबले सबसे ज्यादा मिठाइयां बिकती हैं। दिवाली पर मिठाइयों की इस बम्पर मांग ने देश में मिलावटी मिठाइयों का एक ऐसा कारोबार तैयार कर दिया जो इस त्योहार के सीजन में ही सैकड़ों करोड़ों का कारोबार कर देता है। इन मिठाइयों पर फसाई मार्क नहीं होता, ये खुले में बिकती हैं, लेकिन इस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी फसाई की ही बनती है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, फल उत्पाद आदेश 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973 और वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947, खाद्य तेल पैकेजिंग विधिनियम का जो आदेश था 1988 और दूध और दुग्ध उत्पाद आदेश 1992। ये तमाम वो नियम थे जिनको हटाकर निरस्त करके 2006 में FSSAI अधिनियम लागू किया गया, यानी FSS अधिनियम लागू किया गया और 2008 में इसे नाम दिया गया FSSAI और इसके जरिए कई सारे विभागों की लाल फीताशाही को खत्म कर एकल नियंत्रण यानी सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की कोशिश की गई ताकि मिलावटखोरों पर लगाम लगाई जा सके। और इसके जरिए प्रत्येक राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की व्यवस्था है, जिलों में जिम्मेदारी है, अनुमंडलाधिकार को दी गई है ये जिम्मेदारी। कानून के तहत शिकायतों और अपराधों के लिए भी विभिन्न स्तर पर सुनवाई की व्यवस्था है। इसके अलावा 1 वर्ष के भीतर मुकदमा शुरू करने का प्रावधान तक भी है। लेकिन सच ये है कि इस प्राधिकरण के पास आधारभूत ढांचे की आज भी कमी है, तभी तो ये सब हो रहा है। आज भी टेस्टिंग लैब की कमी है, अधिकारियों की कमी है, कर्मचारियों की कमी के साथ साथ केंद्र और राज्य के बीच समन्वय भी इस रास्ते में बड़ा रोड़ा है और इन सबके बीच पिस रही है आम जनता और इन सबके बीच कॉम्प्रोमाइज हो रही है आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य, जिसके खाने पर, जिसके जीने पर, यहां तक कि इलाज पर भी संकट है, क्योंकि आप तो दवाइयां भी नहीं खा सकते, उसमें ही मिलावट आ गई है। मिठाइयां आप छोड़ सकते हैं पर दवाइयां तो कभी कभी खानी जरूरी हो जाती हैं। अब आप जब जब दवाई खाएंगे, पैरासीटामोल खाएंगे, तो आपको लगेगा क्या ये मैं खाऊं या नहीं खाऊं। जैसे अभी
इस शो की शुरुआत में मेरा मन था लड्डू खाने का, लेकिन मुझे डर लगा। सियासत ने इस मुद्दे को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखा, राजनीति के चश्मे से, वोट के चश्मे से, आरोप प्रत्यारोप के चश्मे से, लेकिन हमारी सेहत से जुड़े चश्मे से नहीं देखा। हमारे देश में जब बात आस्था की आती है तो कई बार जिंदगी पीछे छूट जाती है और कई बार यह भी होता है कि जिंदगी के जरूरी मुद्दों पर भी हम मौन हो जाते हैं। पर मेरे लिए ये इस समस्या का 3D चश्मा है, जिसमें हमारी आस्था पर चोट है तो हमारी सेहत से खिलवाड़ भी। इसीलिए मैं मौन नहीं रहूंगी और मैं चाहती हूं, उम्मीद करती हूं कि आप भी मौन नहीं रहेंगे और आप हर स्तर पर सवाल पूछेंगे। तब तक पूछेंगे जब तक ये गारंटी हमें नहीं मिलती, चाहे सरकारों से मिले, चाहे इस तरह की कंपनियों से मिले, चाहे इन ऑर्गेनाइजेशन से मिले, कि हम जो खा रहे हैं वो ठीक है, हम जिसको खरीदने के लिए जो पैसा दे रहे हैं वो हमारी सुरक्षा करेगा, नुकसान नहीं। ये सवाल पूछना जरूरी है, पूछते रहिए, सोचिएगा जरूर और अपनी सेहत का ख्याल खुद रखिए।